हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हैं प्रकाश वर्मा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर। जैसा आप लोग को पता है कि हमारे एग्रीकल्चर कोचिंग आप लोगों के लिए जेआरएफ हॉर्टिकल्चर की क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। तो उसी तारतम्य में हम हॉर्टिकल्चर का जो मेन सब्जेक्ट है पोमोलॉजी हो गया, ओलेरीकल्चर हो गया, और बहुत सारे जो सब्जेक्ट है जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग, उसके अलावा हमको एक सब्जेक्ट और पढ़ने की आवश्यकता है, उसका नाम है जनरल एग्रीकल्चर। ठीक है। तो जनरल एग्रीकल्चर जो है आज के समय की आवश्यकता है। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे के देख लीजिए, जैसे आईसीआर का जेआरएफ हो गया, बीएचयू हो गया, आईजीकेवी का सीईटी, या फिर जेएनकेवी आरयूआरएचईओ, सभी में आपको जनरल एग्रीकल्चर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस मिलेंगे। और वो आपको ऐसे क्वेश्चन होंगे 4 से 5 जिसको सभी बच्चे उतने मतलब लाइटली लेते हैं, उसको ज़्यादा ध्यान दे के नहीं पढ़ते। ठीक है। तो वो आपको लीड कराएगा क्वेश्चन। आपको जब आपने अभी पढ़ा होगा, आपने पीईटी का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें देखा होगा कि जो माइनस मार्किंग वाले जो पेपर होते हैं उसमें एक एक क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। जो आपके रैंक को डिसाइड करता है। अगर आपका 2 या 3 नंबर बहुत कम मतलब ऊपर नीचे हो जाता है तो बहुत सारे रैंक फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है। तो मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है प्रकाश वर्मा है और मैं एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से कंप्लीट कर चुका हूँ और अभी मैं परसू कर रहा हूँ पीजीडीएम जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन एंड पीजीडी से। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल एग्रीकल्चर। ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको पहले कंटेंट के रूप में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो हमें एग्रीकल्चर का इतिहास मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो हम शुरू से जो एग्रीकल्चर का जो इतिहास रहा है, ठीक है, कि कैसे भारतीय सभ्यता की विकास हुई, कैसे मानव का विकास हुआ, उसमें एग्रीकल्चर का क्या योगदान था। ठीक है। उसको वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि विश्व में सबसे पहले कौन सा फसल है जिसे उगाया गया। ठीक है। फिर उसके दूसरा तीसरा ये देखेंगे। फिर इंडिया में जब भारत देश हमारा जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद की जो प्रमुख घटनाएं थी, कैसे कैसे हरित क्रांति घटा, हमारे जो नए नए स्कीम थे किसानों के लिए आते गए। ठीक है। वहाँ से लेकर के हम आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के जो एग्रीकल्चर है उसको पूरा इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप दुनिया का कोई मतलब दुनिया का तो नहीं कहूँगा, एग्रीकल्चर का कोई सा भी एग्ज़ाम देख लीजिए। ठीक है। उसमें एग्रीकल्चर का जो इंस्टीट्यूट है आईसीएआर का जैसे है, ठीक है, कि एनडीआरआई कहाँ पर स्थित है या उसका फुल फॉर्म क्या है, आईआरआई कहाँ है उसका फुल फॉर्म क्या है, वहाँ से कौन सी वैरायटी रिलीज़ हुई है। जैसे काशी वैरायटी जो जैसे लिखते हैं ना, काशी अरुणिमा, तो काशी अरुणिमा जो वैरायटी है वो कहाँ से रिलीज़ हुई है, तो वो हम देखेंगे कि वो आईआईवीआर से पब्लिश हुई है। ठीक है। तो हम कहाँ से वो वैरायटी निकला है वो भी देखेंगे। रिसेंट वैरायटी आपको हर पेपर में 1 से 2 सवाल वैरायटीज़ के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोग को पता है एग्रीकल्चर के छात्र हैं, हरित क्रांति से शुरुआत होता है। ठीक है। हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। सफ़ेद क्रांति जो थी, श्वेत क्रांति हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। उनके फादर कौन है या उनसे एसोसिएटेड पर्सन कौन से हैं, उनको पूरा देखेंगे। ठीक है। तो रिवॉल्यूशन के बारे में भी हम एक अपना पर्सपेक्टिव एक देखेंगे। फिर आता है इम्पोर्टेंट चीज़ जीआई टैग। आज के जो युग में है जीआई टैग का बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। ठीक है। सन 2003 से लागू हुआ था जीआई टैग। वो अभी तक कितने बहुत सारे जो स्टेट है उनको अलग अलग क्रॉप पे, एग्रीकल्चर पे बहुत सारे अलग अलग विधि विधानों में जीआई टैग दिया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि मैं बात करूँ कि हमारे इंडिया में नेशनल लेवल का नेशनल इंटरनेशनल लेवल का सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है इक्रिसेट। ठीक है। तो वो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। ठीक है। फिर उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी एक ही नेशनल इंस्टीट्यूट है, NIBSM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर। ठीक है। तो वो रायपुर में स्थित है। तो हमेशा आप आरईओ का पेपर देख लीजिए, 2017 का देख लीजिए। ठीक है। आरईओ का देख लीजिए, जो एग्रीकल्चर टीचर आया था 2019 में, उसको देख लीजिए, क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम देखेंगे जीडीपी। हमारे देश का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। उसमें हमारे एग्रीकल्चर का शेयर कितना है वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद फार्म बिल जो भी नए आए हैं, ठीक है, फार्म बिल 2020 जो है, इसके बारे में 3 नए कानून आए, कृषि कानून, उसका प्रोटेस्ट भी हुआ, वो कैसे प्रोटेस्ट हुआ, क्या उसमें खामियां हैं और क्या उसमें क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, सरकार ने क्या प्रयास किया और किसानों का क्या कहना है, उसको हम देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको पता ही है कि आईसीआर जेआरएफ जो है वो निगेटिव मार्किंग रहता है उसमें।
ठीक है। आप एक आंसर सही करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसके आपको 1 नंबर माइनस हो जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करना ये आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ तो सब चीज़ लेंगे लेकिन वहाँ पर जा कर के बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने एनालिसिस नहीं किया, हमने कैसे सॉल्व करना है, कितना रिस्क लेना है ये नहीं। तो मैं आपको कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं ये बताऊँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा जो भी क्लास रहेगा वो पूरा प्रैक्टिकल पे रहेगा, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा। प्रैक्टिकल इन द सेंस जैसे कि मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसको डील करना है, ठीक है। क्वेश्चन को अभी पैटर्न जो है नया आ गया है, ठीक है। स्टेटमेंट वाला आता है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है या दोनों गलत है, पहला सही है तो दूसरा गलत है, दूसरा सही तो पहला गलत, ठीक है। रीज़न असर्टेशन वाला क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं जो कि यूपीएससी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी रिसेंट वेराइटीज़ है, ठीक है। जैसे अभी अर्का हरित करके वैरायटी अर्का रक्षक है, ठीक है। अर्का रक्षक वैरायटी है, और एक कौन सा है अर्का विशेष, ठीक है। ये वैरायटी जो है वो इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ है क्योंकि ये टोमेटो की वैरायटी है, ठीक है। अर्का है मीन्स IIHR से ये पब्लिश हुई है, ठीक है। फिर रिसेंट और इसके बाद आता है जो रिसेंट प्रोग्राम, जैसे अभी नया प्रोग्राम कौन सा चल रहा है, PM किसान सम्मान निधि, ठीक है। तो PM किसान सम्मान निधि के बारे में हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जैसे और बहुत सारे प्रोग्राम हो गए हमारे, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, ठीक है, ये हो गया। और जैसे बहुत सारे एग्रीकल्चर में प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मनरेगा हो गया, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल से विस्तार से उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट डेज़, ठीक है। जैसे हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं किसान दिवस, ठीक है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को, ठीक है। जो कि हमारे ये कब 23 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति चौधरी चरण सिंह जी जो हैं, जिनको किसानों के मसीहा के नाम जाना जाता था, उनकी जन्म तिथि है 23 दिसंबर, इसलिए किसान दिवस मनाया जाता है। तो जो बहुत सारे एग्रीकल्चर से इम्पोर्टेंट दिवस है जैसे, और राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस अलग होता है, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस अलग होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो इससे भी 2-3 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ईयर्स, ठीक है। जैसे कि 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस घोषित किया गया था बाई UNO, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या करता है हर वर्ष को, मतलब ज़्यादातर मतलब सभी ईयर्स को करता ही है, पहले तो नहीं करता था, अब सभी ईयर्स को किसी न किसी के लिए स्पेशल ईयर को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी 2021 को कौन सा ईयर घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर्स फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, उसको हम आगे एक एक करके डील करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्लूप्रिंट हो गया है, एक कंटेंट हो गया है कि हम क्या क्या जनरल एग्रीकल्चर के अंदर में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। सबसे पहले कोई भी चीज़ को चालू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट बता देता हूँ, ठीक है। मेरा जो क्लास रहेगा उसमें सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट होगा और एंड भी हम मोटिवेशनल कोट से करेंगे, क्योंकि आप जब किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले और लास्ट तक क्या होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन आपका नहीं रहेगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम को अचीव नहीं कर सकते। और मोटिवेशन का लेवल जो है मॉडरेट रहेगा, ठीक है। मतलब जितना हो सकता है उतना रहना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, तो आप अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टॉम बॉटेट जी ने दिया था कि जो स्कूल लाइफ है, ठीक है, स्कूल लाइफ आप सभी ने पढ़ा स्कूल, तो स्कूल लाइफ जो है वो और हम लोग का जो लाइफ चल रहा है, ठीक है, स्कूल और लाइफ, इसमें दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, स्कूल में क्या करते हैं हम, जैसे कक्षा पहली दूसरी तीसरी क्लास 1 क्लास 2 जो भी पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं, पहले हमको पढ़ाया जाता है, ठीक है, किसी टीचर के द्वारा, और फिर लास्ट में एग्ज़ाम दिया जाता है, ठीक है, मतलब पढ़ने के बाद एग्ज़ाम। लेकिन उल्टा होता है कैसे हमारे ज़िंदगी में, हमको सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। ये हमारा परीक्षा ही तो है, ठीक है, जो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एक परीक्षा है, तो परीक्षा पहले लिया जाता है, फिर उससे हमको क्या करना है, उससे लेसन को समझना है कि ये अध्याय था, इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो आपको मोटिवेटेड रहना है हमेशा,
तब जाके हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आप किस एग्ज़ाम के लिए अब ये प्रिपरेशन करने वाले। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ICAR जो है वो एक एजेंसी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए देती है, जिसका नाम है NTA। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम तो नहीं कहूँगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, CBT जिसको हम बोलते हैं, वो प्रिपेयर कराता है। ठीक है, ये है नेशनल लेवल पे एजेंसी है जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। तो आपको अपीयर होना 2021-22 में। तो इसके बारे में आपको मेजर पॉइंट बता देता हूँ कि इसमें आपको फेलोशिप मिलता है। मीन्स आपका JRF से अगर सिलेक्शन होता है तो आपको फेलोशिप दी जाती है, मतलब पढ़ने के लिए आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला होता है ICAR JRF PGS। PGS का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़। ठीक है, तो ICAR JRF का PGS वाला जो है उसका है 12,640 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, 12,640 रुपये आपको प्रति महीना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये टॉप 20 हर साल अलग अलग चेंज होता है, टॉप 20 या फिर कॉलेजेस देखकर। ठीक है, वो रैंक के ऊपर आपका डिसाइड करता है। तो टॉप 20 या टॉप 50 को क्या बोलते हैं, 12,640 रुपये मिलेगा। और जिनका इसमें अगर नहीं होता है तो बाकी कोई सा भी आप रैंक ले आपको 5,000 रुपये जो है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप के रूप में आपको मिलेगा ही। ठीक है, इसके लिए भी आपको अच्छा रैंक अचीव करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप 2021-22 के ICAR JRF एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसका तैयारी आप अभी से शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि ICAR का जो JRF एग्ज़ाम होता है वो उसमें फेलोशिप का प्रावधान रखा गया है। और इसका फ़ायदा मैं और बता देता हूँ कि आप जब भी कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे, तो आपको ICAR का JRF के 2 नंबर, ठीक है, जो क्वालिफाइड जैसे NTS है, PGS आपने फेलोशिप लिया है तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपका ये चांस बनता है कि आप ICAR JRF से अगर गए हैं तो आपको SRF में भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है क्योंकि आपका बेस क्लियर रहेगा तो आप SRF आसानी से पास कर सकते हैं और आपका SRF का भी 2 नंबर मिलेगा, मतलब आप 4 नंबर का लीड कर सकते हैं। ठीक है, APSMS का फॉर्म आप देखे होंगे IGKV में, तो उसमें ये मार्क्स का प्रावधान रखा गया। इंडिया लेवल पे कोई से भी एग्रीकल्चर से आप रिलेटेड इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसमें ये आपका प्रावधान रहेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका फ़ायदे का। अब हम आते हैं सब्जेक्ट की ओर। सबसे पहले हमको समझना होगा कि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा है। ठीक है, कि हम कैसे किसानों के लिए भी काम करते हैं और पढ़ाई भी होती है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी है और किसानों के लिए भी है। तो ये सबसे पहले होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक मंत्रालय बनाई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, तो ये एक मंत्रालय है, उसमें 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, एक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जिसे हम ICAR के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, DARE। ठीक है, तो ICAR जो है इसको तो आपको पता ही है कि 16 जुलाई को 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। इसमें इसको DARE जो है वो दिसंबर 1973 को एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ICAR जो है रिसर्च का काम करती है। ठीक है, रिसर्च वाला जो हमारा काम है, जैसे हम इंस्टीट्यूट अभी पढ़ेंगे आगे, IIHR IIBR जो है, और हम जितने भी SAU है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो हमारे ICAR के अंदर में आएंगे। और जो हमारे किसान भाई जो हैं, ठीक है, जो हमारे अन्नदाता है, उनके लिए जो प्रोग्राम PM किसान सम्मान निधि, सोइल हेल्थ कार्ड, जो स्कीम चलती है, MSP का निर्धारण हो गया, ये सब हमारा DARE के अंदर में होता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस आप लोग को पता चल गया होगा। और इससे हमेशा सवाल एक न एक आता है, क्योंकि हम ICAR के अंदर में आते हैं तो वो अपना एक सवाल पूछेगा ही। अब आते हैं ICAR का, हम पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, तो ICAR जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तब इसे हम क्या कहते थे, इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इम्पीरियल, हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले हम इसको इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते थे। JRF 2016 के क्वेश्चन में ये आया था। ठीक है, कि ICAR को फॉर्मली नोन एज ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट, तो ये हुआ था 16 जुलाई 1929।
तो इस वजह से 16 जुलाई को, अभी आने वाला 16 जुलाई, उसको हम ICAR डे के रूप में मनाएंगे। और ये 92 ईयर्स ओल्ड, मतलब 92 वर्ष का कंप्लीट कर चुका है। 93rd फाउंडेशन डे हम 16 जुलाई 2021 को मनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन आता है ICAR डे कब मनाया जाता है या इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। फिर उसके बाद आप जैसे देख रहे हैं इंडियन काउंसिल है, ठीक है, लेकिन ये एक यहाँ पर आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड मिलेगा सोसाइटी, कि भाई ये तो ICAR है, वो काउंसिल होना चाहिए, रजिस्टर्ड सोसाइटी क्यों है। तो ठीक है, तो ये मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ICAR जो है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर रजिस्टर्ड है। ठीक है, सोसाइटी है ये एक, तो सोसाइटी है, तो इसके DG होते हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट होते हैं। तो फर्स्ट DG, ठीक है, तो जो हमारा ICAR का जो DG होता है वो डेयर का सेक्रेटरी भी होता है, मतलब सचिव होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो बताया था मैं आप लोग को, उसके सेक्रेटरी भी होते हैं। तो पहले सबसे पहले कौन थे, डॉक्टर BP पाल। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, डॉक्टर BP पाल जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है, और अभी वर्तमान में करंट DG एंड डेयर सेक्रेटरी टू डेयर हमारे कौन है, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी। ठीक है, तो आप सेक्रेटरी डेयर पूछेगा तो भी त्रिलोचन महापात्रा आएंगे, और करंट DG ऑफ ICAR बोलेंगे तो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। JRF 2017 में ये सवाल आया था, सेक्रेटरी टू डेयर। ठीक है, अब उसके बाद अभी मैं आप लोग को बताया कि रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो उसमें प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर के जो मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थे, खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्लाह जी थे। ठीक है, पहले। और अभी कौन है हमारे, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हमारे नरेंद्र सिंह तोमर है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी हैं ICAR के। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया हो कि ICAR का एक ओवरव्यू, कि इसका हिस्ट्री क्या है और अभी हम इसमें क्या क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ICAR जो है इन वर्ल्ड का सबसे बड़ा काउंसिल है। ठीक है, ICAR जो है सबसे बड़ा काउंसिल है, जो रिसर्च के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर रिसर्च के क्षेत्र में बहुत बड़ा। ठीक है, तो बड़ा क्यों है, क्योंकि इसके अंडर में 722 KVKs हैं। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र जिसे हम कहते हैं, मोस्टली ये हर एक ज़िले में माना जाता है। ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ में अभी टोटल 28 KVKs हो चुके हैं। ठीक है, 28 KVKs। अभी रिसेंटली में कोंडा गांव बना है, और सबसे पहला बना था बिलासपुर में 1984 में, 1984 में। ठीक है, तो ये आपके जो IGKV CET उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में कितने KVKs हैं, और ओवरऑल अगर हम इंडिया में देखेंगे तो 722। ठीक है, अब उसके बाद ICAR इंस्टीट्यूट, इन जो हमारे ICAR के इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि IIHR है, IIVR है, ठीक है, सीफा है, सीवा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। तो टोटल कितने हैं, 101, मतलब 101 हमारे पास इंस्टीट्यूट है। फिर उसके बाद स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारा IGKV भी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, JNKV है, GBPUAT है। ठीक है, MPKV राहुरी है, OUAT है, इन लोग सब क्या है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मतलब ये स्टेट से फंड लेता है। ठीक है, आधा फंड स्टेट से आता है, आधा ICAR से आता है। ठीक है, फिर होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे भी कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटी कितने हैं, 4 हैं। पहला है IARI, फिर IVRI, फिर उसके बाद सिफी, फिर उसके बाद लास्ट में NDRI, जो कि करनाल में। ठीक है, तो 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में ये होता है कि उनका जो ये ऑटोनोमस होते हैं, मतलब उनके पास हर चीज़ का अधिकार होता है, वो किसी के अधीन नहीं आते, वो डायरेक्ट भारत सरकार के अधीन आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डीम्ड यूनिवर्सिटी है 4। फिर उसके बाद आप लोगों ने सुने होंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, NBPGR, NBAGR, तो वो हमारे कितने टोटल 6 हैं। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट है, डायरेक्टोरेट निदेशालय है, वो टोटल 13 है। और नेशनल रिसर्च सेंटर, जैसे कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची मुजफ्फरपुर बिहार में, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्रेप्स है हमारे पुणे में, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक है हमारे नासिक में। तो ये नेशनल रिसर्च सेंटर के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर लास्ट में सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी,
जो कि 3 है। अभी रिसेंटली में रानी लक्ष्मीबाई CAU जो बना है झांसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो है वो कहाँ है, हमारा राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार में, ठीक है। और एक है असम में है, ठीक है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सॉरी इम्फाल सिक्किम में है। फिर उसके बाद हम लोग ये आप लोग का एक लिस्ट है ये इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट का, जो कि हमेशा एग्ज़ाम में आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, एक मैं अभी एग्जांपल के तौर पर रखा हूँ, इसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसे ICAR सेंट्रल एरिड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जिसको बोलते हैं CAZRI, तो इसका या तो फुल फॉर्म पूछ देगा आपको एग्ज़ाम में, या तो फिर कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। तो काजरी जोधपुर में हो गया, ठीक है। CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में है, ठीक है। जो राजस्थान के एरिया है वहाँ क्या है, एरिड रीजन है, ठीक है। तो इस वजह से एरिड का रिसर्च स्टेशन से इंस्टीट्यूट वहाँ है, ठीक है। एरिड जोन का रिसर्च इंस्टीट्यूट और एरिड हॉर्टिकल्चर का भी राजस्थान के पास है। अब उसके बाद सब ट्रॉपिकल सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है, क्योंकि ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है इसलिए। फिर सेंट्रल अब टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, अब टेम्परेट है मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए थोड़ा सा, तो ये कहाँ होता है, श्रीनगर में। तो इस वजह ऐसे हम इसको एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे हम इसको याद करते जाएंगे तो आपको आसानी से याद होगा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कालीकट केरला में, ठीक है। तो स्पाइस का जहाँ पर भी बात आएगा तो हमको केरला साउथ इंडिया तरफ जाना है, ठीक है। और एरिड जोन बोला जाएगा तो राजस्थान की ओर ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। सब ट्रॉपिकल वेट लखनऊ, टेम्परेट श्रीनगर में, ठीक है। तो ये हम लाइन से इसको आगे पढ़ते आएंगे, मैं आपको ट्रिक बना करके इसको पढ़ाऊँगा जिससे आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। अब मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया था, GI टैग, ठीक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको GI टैग से मिल ही जाएंगे। तो GI टैग है, इसका सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, GI टैग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। ये क्या है, GI एक नाम होता है या सिग्नेचर होता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का। और वो क्या दर्शाता है, जियोग्राफिकल बोल रहे हैं मतलब किसी भी एक भौगोलिक स्थिति का, जहाँ पर उस चीज़ का ओरिजिन हुआ होता है, ठीक है, उसको ये शो करता है, किसी भी रीजन को, टाउन को या कंट्री को, जहाँ से उसका ओरिजिन है वहाँ का उसको GI टैग मिलता है। एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा, सबसे अभी आप लोग को पता होगा कड़कनाथ जो मुर्गी है, ठीक है, कड़कनाथ जो मुर्गी है उसमें भी बहुत विवाद हुआ था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में, कि वो छत्तीसगढ़ का ओरिजिन है या मध्य प्रदेश का। तो लास्ट में मध्य प्रदेश का जो झाबुआ इलाका है उन्होंने केस को जीता और उनको GI टैग मिला है, ठीक है। तो ये हमारे एग्रीकल्चर में GI टैग सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही दिया जाता है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब उसका इतिहास देख लेते हैं कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ। तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन है वो किसका कंपोनेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, वैसे GI टैग होता है, ठीक है। तो ये हमारे पेरिस कन्वेंशन हुआ था प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टी में, वहाँ पर इसको GI टैग को सबसे पहले आया था, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे GI टैग जो इंडिया में तो GI टैग का एक अलग से ऑफिस है, और इंटरनेशनल लेवल पे इसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको गवर्न करता है, मतलब उसके अधिकार के अंदर में आता है, इंटरनेशनल भी होता है और नेशनल लेवल पे भी होता है, ठीक है। और अब हमारे इंडिया में देख लेते हैं ये कैसे रजिस्टर्ड हुआ है। तो GI टैग जो है ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में ये रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है। और इफेक्ट कब से हुआ, स्टार्ट कब से हुआ, 15 सितंबर 2003 को, ठीक है। तो यहाँ पर से एक सवाल बनता है कि GI टैग कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम यहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे, 1999, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा है कि ये कब से स्टार्ट हुआ, इस मतलब कब इन्फोर्समेंट हुआ, तो 15 सितंबर 2003, ठीक है, 18 साल पहले ये स्टार्ट हुआ है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, द फर्स्ट प्रोडक्ट इन इंडिया अकॉर्डेड विद GI टैग, सबसे पहले GI टैग किसको दिया गया था, तो दिया गया था पहला दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो दार्जिलिंग का जो चाय है, आपके कलीग्स कभी गए होंगे, आपके फैमिली मेम्बर दार्जिलिंग, तो वहाँ से वो ज़रूर दार्जिलिंग टी खरीद करके आपके लिए लाए होंगे, ठीक है। तो दार्जिलिंग टी कब दिया गया था, 2004-05 में आपको GI टैग फर्स्ट
दिया गया था। और अभी रिसेंट में, ठीक है, 2019-20 में एक गुच्ची मशरूम है, ठीक है, ये बहुत कॉस्टली होता है, तो गुच्ची मशरूम का जीआई टैग दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को। अब इसके बाद मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहता हूँ जिसमें जीआई टैग कहाँ से कौन से प्रदेश को दिया गया है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये है इम्पॉर्टेंट जीआई टैग्स, ये जितने भी मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ ये लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। तो कश्मीर सैफरॉन, ठीक है, 2019 में इसको भी दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। गुच्ची मशरूम आपको पहले ही बताया। फिर उसके बाद है कंडा महल हल्दी, ठीक है, ओडिशा को दिया गया। गुलबर्ग का तूर दाल, जो अरहर का दाल जिसको हम बोलते हैं, वो दिया गया कर्नाटक को, ठीक है। अभी मैं फ़ोटो आपको आगे दिखाऊंगा सबका, तो उससे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तेजपुर लीची, ठीक है, ये कहाँ गया था, असम को दिया गया है। जोहर राइस ऑफ असम, ठीक है, असम का। करबी एंगलोंग जिंजर, असम जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है किसका, जिंजर का, इंडिया में, ठीक है। तो ये हमारा अराकू वैली, आप लोग हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपको अराबिका कॉफ़ी, ठीक है, एक रोबस्टा होता है एक अराबिका, उसके बारे में आपको पता होगा। तो अराकू वैली आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर अराकू वैली अराबिका कॉफ़ी को दिया गया है, ठीक है, जीआई टैग। कड़कनाथ ब्लैक चिकन बताया आपको मध्य प्रदेश में। कोला चिली गोवा का है, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो फार्म बिल है, ठीक है, इंडियन एक्ट्स ऑफ 2020, इंडियन एग्रीकल्चर एक्ट ऑफ 2020 जिसको बोलते हैं, फिर फार्म बिल बोलते हैं, ठीक है। जो भारत सरकार ने अभी रिसेंटली नए कानून बनाए, नए कृषि कानून 3, ठीक है, 3 नए कृषि कानून बनाए हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात स्टार्ट होती है सितंबर 2020 में, ठीक है। सितंबर 2020 में भारत सरकार ने इसको लोकसभा में पेश किया कि हमने कृषि के लिए 3 नए कानून बनाए हैं, ठीक है, नए बिल से लेके आए जिसको कानून बनाना चाहिए, ठीक है। तो कानून बनने के लिए 2 चीज़ होता है, 3 चीज़ होता है इससे, ठीक है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, फिर उसके बाद होते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 3 चरण में होकर के गुजरता है कोई भी कानून बनता है। तो सबसे पहले लोकसभा में इसको पेश किया गया और ये वहाँ पारित हो गया, ठीक है, अप्रूव हो गया 17 सितंबर 2020 को, ठीक है। फिर उसके बाद इसको अब लोकसभा में हो गया तो अब राज्यसभा में कराना पड़ेगा। तो राज्यसभा में ये 20 सितंबर को वहाँ भी ये अप्रूव हो गया, मतलब पारित हो गया। अब दोनों होने के बाद फिर इसमें राष्ट्रपति जी का साइन होता है, तब जा कर के ये कानून बनता है। मैं आपको फोटो में भी दिख रहा है, भारत का राजपत्र में प्रकाशित होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 27 सितंबर को, 27 सितंबर 2020 को इसमें सिग्नेचर करके उन्होंने अप्रूव कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, सितंबर में ही इस कानून को लागू करने के बाद ही यहाँ के जो हमारे इंडिया के जो किसान हैं, बहुत सारे किसान इसके पक्ष में, बहुत सारे विपक्ष में, दोनों अपने अपना राय दे रहे थे। तो बहुत सारे किसान हैं, उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया, ठीक है, प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया इसके बारे में। फिर उसके बाद आंदोलन को देखते हुए भारत सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने 12 जनवरी 2021 को एक क्या बनाई है, कमेटी बनाई है कि इसमें जो जो भी खामियां हैं, ठीक है, उसको दूर किया जाए, किसानों की जो शंकाएं हैं उसको दूर करके इसका समाधान निकाला जाए। ऐसे करके इस अभी एक्ट को अभी क्या कर दिया है, स्टे लगा दिया, ठीक है। वो अभी स्टडी करेगी जो टीम बनी है, फिर उसके बाद इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो 3 कौन कौन से बिल हैं, पहला है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, सेकेंड है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, और लास्ट है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020, ठीक है। तो ये हमारे 3 बिल हैं जो कि एक्ट बन चुके हैं, उसको हम देखते हैं, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2012 में आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया था, एग्रीकल्चर और एलाइड उसके जो एक्टिविटीज़ है उसको बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो पहला है हमारा, एग्ज़ाम में आपको या तो नाम पूछ सकता है, ठीक है, कौन कौन से बिल हैं उसके नाम, और उसके बाद वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि पहला द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स है, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि खरीदी बिक्री वाला है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि मैं छत्तीसगढ़ का किसान हूँ, तो मैं एपीएमसी मंडी होती है जो
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो होती है वहीं पर ही मुझे बेचने का अधिकार था। मतलब छत्तीसगढ़ का हूँ तो छत्तीसगढ़ में ही मैं अपने प्रोड्यूस को बेच सकता हूँ। मध्य प्रदेश नहीं जा सकता, उड़ीसा नहीं जा सकता, जम्मू कश्मीर नहीं जा सकता। तो इसको सरकार ने क्या किया 2020 में, इस बिल में ये कहा गया कि हम अब ये जो बैरियर है इसको हम तोड़ते हैं इंटर स्टेट का। मतलब छत्तीसगढ़ के किसान अब मैं गोवा में जा कर के भी अपना प्रोड्यूस बेच सकता हूँ और जहाँ मुझे मन करेगा, या जम्मू कश्मीर हो गया या फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये पहला बिल ये कहता है कि हम बैरियर्स जो थे इंटर स्टेट जो थे, ट्रेड नहीं हो पाते थे, उसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, ये जो बैरियर्स है उसको, और हम राज्य हमारे देश में कहीं पर भी ये बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये पहला हो गया। सेकेंड है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एस एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। आप लोग को पता होगा कि भारत देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध खेती, ये होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एक चिप्स बनाने की कंपनी है। ठीक है, चिप्स बनाने वाली जो कंपनी है उनको क्या है, रॉ डाटा चाहिए रहेगा। ठीक है, पोटैटो, तो अब पोटैटो के लिए वो क्या करेगा कि पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, एक किसान को बताएगा कि भाई आप 10 एकड़ में लगाओ इसको और मेरे को इस प्राइस पे चाहिए, मेरे को इस दिन डिमांड है इसका, तो आप इसको सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या था, कानून नहीं था। ठीक है, कि किसान को पहले 10 रुपये किलो बोल दिया गया था, फिर बाद में 5 रुपये किलो को से रूप से भुगतान कर दिया जाता था। तो उसको सरकार ने एक एक्ट बना दिया गया कि अब सबसे पहले कोई भी किसान है या कोई भी पार्टी है, मतलब कोई भी कंपनी वाले हैं, दोनों के बीच में सबसे शुरू में ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइन होगा। ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि 20 रुपये किलो में मैं आलू को आपसे खरीदूंगा। ठीक है, और वो बाध्य रहेगा, चाहे फसल कैसा भी हो, कुछ भी हो, वो उसको 20 रुपये किलो में ही खरीदेगा, जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ठीक है, नहीं तो पहले क्या होता था कि बोलते कुछ और थे और लास्ट में होता कुछ और था। ठीक है, ये क्योंकि इसमें ये कयास लगाया जा रहा है कि ये मार्केटिंग का जो कॉस्ट है, ठीक है, जो मार्केट में बाहर बेचते हैं उसको कम करेगा और फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये एम्पावरमेंट वाला अगर आपका नाम दिखा तो आप समझ जाना है कि फार्मर्स का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर थर्ड में आता है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। ठीक है, ये जो है डिसरेगुलेट, मतलब पहले एग्रीकल्चरल जो कमोडिटी थी, सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड है, ओनियन, पोटैटोस, इन लोग किस में देते हैं, एसेंशियल कमोडिटी में। मतलब कि ये जो कमोडिटी है इसका हम क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल में भंडारण नहीं कर सकते थे। ठीक है, जिससे प्राइस फ्लक्चुएसन होता था, ये एसेंशियल कमोडिटी था, तो भारत सरकार का इसमें नियंत्रण होता था, इसमें बेचने में, इसके मार्केटिंग में, हर चीज़ में। ठीक है, तो वो उसको अब हटा करके हम क्या कर रहे हैं, प्राइस को स्टेबल करने के लिए। जैसे आप लोग को पता है कि प्याज कितना किल्लत होता था, उसका रेट मतलब जब डिमांड बढ़ता था तो उससे प्राइस और बढ़ते जाता था। ठीक है, सप्लाई कम होने की वजह से इन लोग भंडारण करके रखते थे स्टॉक में, और फिर बाद में जब अच्छा प्राइस मिलता था तो उसको बेचते थे, तो उससे क्या होगा, रिमूव होगा, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है, ये फार्मर्स और कंज्यूमर का प्राइस को स्टेबल करके रखेगा, ऐसा उन्होंने कह रहे हैं, और जो फूड का जो सप्लाई चेन है वो अच्छा मजबूत होगा। तो ये हमारे 3 बिल थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया। भारत सरकार का कहना है कि हम तीनों बिल को लागू करेंगे, आपकी जो भी समस्या है किसानों की वो हमारे से आकर के आप सुलझा लीजिए। किसानों का कहना है कि इस बिल को रद्द करें, तो अभी सरकार और किसानों के बीच में अभी विवाद चल रहा है, अभी टला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 के जो फार्म एक्ट बिल थे वो हम देख लिए। अब आप लोग को पता होगा कोरोना काल में कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे देश का जो है उसमें कितना प्रभाव पड़ा है। एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था जो कि जीडीपी में पॉजिटिव इम्पैक्ट था। ठीक है, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट था। बाकी सभी जो सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, बाकी सेक्टर है, वो सब निगेटिव परफॉर्मेंस दिए। ठीक है, लेकिन जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, वो हम क्या किया है, इम्प्रूवमेंट किया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। तो ये एग्रीकल्चर का महत्व है हमारे जीडीपी में। ठीक है, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम 50% जीडीपी किस में कंट्रीब्यूशन किसका था, एग्रीकल्चर का। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए
कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में जितना ज़्यादा योगदान होगा वह देश उतना ही कम विकसित होगा। ठीक है, क्योंकि हम खेती बाड़ी में ही हमेशा निर्भर नहीं रह सकते ना, हमको और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी में भी जाना है और बहुत सारे सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट करना है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, तो हम एग्रीकल्चर में ज़्यादा आश्रित नहीं रह सकते। ठीक है, तो हम एक मोटा मोटी देख लेते हैं कि इंडिया एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो जीडीपी में 14%, ठीक है, 14% क्या करता है, योगदान देता है। ये अप्रॉक्स है ना, हर साल अलग अलग चेंज होते रहता है। ठीक है, और टोटल 42% जो एम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, जितना भी एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा कितना है, 42% हम एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ठीक है, और जीडीपी में योगदान हमारा 14% है। 1947 में हमारा कितना था, 50% जीडीपी में योगदान था और एम्प्लॉयमेंट हम 70 to 80% को देते थे। ठीक है, जो कि अब धीरे धीरे कम होते आ रहा है। हमारा देश विकासशील देश से विकसित होने के लिए अग्रसर है। ठीक है, अब हमारे एग्रीकल्चर से डिपेंड है, हमने बता दिया। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर का मोर देन 50% मीन्स 55% जो लैंड है, ठीक है, जिसमें कि हम खेती करते हैं, वो किस में आश्रित है, मानसून सीजन में। ठीक है, रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन। मानसून मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है, जून जुलाई से स्टार्ट हुआ है, इसमें जो मानसून में जो बारिश होती है उसमें हम आधारित हैं। तो बारिश अगर सही मात्रा में हुई तो हमारा जीडीपी आगे बढ़ेगा एग्रीकल्चर का, या उसका योगदान उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब देख लेते हैं कि जीडीपी में कितना योगदान पिछले साल था। ठीक है, तो एक होता है इकोनॉमिक सर्वे, भारत सरकार इकोनॉमिक सर्वे कराती है हर साल, आर्थिक सर्वे। ठीक है, तो 2020-21 का जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि हमारा 20%, ठीक है, 20% योगदान है किसमें, जीडीपी में। ठीक है, 2020-21 में, और जो कि 2019-20 में कितना था, 17.8%, मतलब 18%, जो कि 2% अभी कोरोना काल में बढ़ गया। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। और यह जो 20% जो है 17 साल में पहली बार हुआ है। ठीक है, इससे पहले 2003-04 जो था उसमें 20% तक जीडीपी का योगदान, जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान था, जो कि 17 साल बाद अभी 20% हुआ है। ठीक है, तो जीडीपी के बारे में भी आप लोग समझ गए। यहाँ से कोई से भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। अब उसके बाद जो क्रांतियाँ मैंने आप लोग को बताया था कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ। ठीक है, जब हम लोग का नेक्स्ट, जब रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग का जो क्लास चालू होगा उसमें हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। लिस्ट का मैं एक बता देता हूँ आप लोग को कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन थे, उसके फादर थे एम एस स्वामीनाथन जी। फिर उसके बाद ऑयल सीड प्रोडक्शन था, ठीक है, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर का। उसमें येलो रेवोल्यूशन था जिसके फादर है सैम पिट्रोडा जी। फिश प्रोडक्शन ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, लेदर और कोकोआ फिर नॉन कमर्शियल प्रोडक्ट था, उसको ब्राउन रेवोल्यूशन। और जूट प्रोडक्शन को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। और फ्रूट्स का जो था हनी प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर, उसको बोलते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन। अब उसके बाद सब फादर होते रिवॉल्यूशन के, लेकिन यहाँ पर एक मदर है जो कि इंदिरा गांधी जी हैं, जो कि हमारी फॉर्मर पीएम थी। ठीक है, एक प्रोडक्शन है पोल्ट्री प्रोडक्शन में सिल्वर रिवॉल्यूशन कहा जाता है, उसे कहते हैं सिल्वर प्रोडक्शन। ठीक है, अब उसके बाद हमारा एक आता है मिल्क प्रोडक्शन का। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में वाइट रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके फादर थे वर्गीस कुरियन जी। अब ये आप लोग को मैं भी जो जीआई टैग मैंने बताया उसका ये फोटोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तेजपुर लीची का सम बताया था, बासमती राइस है, ठीक है, महाराष्ट्र का है, जीआई टैग मतलब बासमती राइस है उसके में है। फिर गुंटूर का सन्नम चिल्ली है, जोहा राइस है असम का। ये फ़ोटो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से डिटेल में आपको याद होते जाएगा। जितना सेंसरी ऑर्गन आपका यूज़ होगा उतना अच्छा आप लोग को एग्जाम्पल से समझेंगे, वो अपना आपको याद होते जाएगा। ठीक है, तो कड़कनाथ जो है अभी आप लोग को बताया था, ये मध्य प्रदेश से है। बैगनपल्ली मैंगो जो है आप लोग कोविड में बहुत यूज़ किए होंगे, खाए होंगे बैगनपल्ली, तो वो कहाँ पकड़ गए है, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, अब उसके बाद राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ई नाम पोर्टल है, उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब ये जो करंट जो भी चल रहे हैं स्कीम है उनके बारे में। और भारत के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या हैं, क्या चाहते हैं, एजेंडा 2030 क्या है, हमारा एजेंडा 2050 क्या है, विज़न क्या है। न्यू वैरायटी जैसे बायोफोर्टिफाइड मिलेट वेराइटीज़ अभी रिलीज़ हुई है, ठीक है, फिंगर मिलेट का।
और इंडिया जो है मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है 1998 से, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में सेकंड नंबर पे है। तो ये सब मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाते जा रहा हूँ, इसको आगे हम क्लास में डील करते जाएंगे। ये कुफरी संगम एक वैरायटी है, कुफरी है, जाहिर सी बात है कि ये CPRI शिमला से ही वैरायटी रिलीज़ हुई है, ठीक है। फिर ICAR का जो अचीवमेंट है 2019 से 20 में कितने वैरायटी रिलीज हुए, कितने पेटेंट हुए, उसके बारे में देखेंगे। नेशनल मिल्क डे है और MSP है, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल आके क्लासेस में डिस्कस करते जाएंगे। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन पेपर का मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा। तो ये देखिए आपका JRF हॉर्टिकल्चर का जो क्वेश्चन पेपर 2019 का, ठीक है। तो उसमें इटावा पायलट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। जनरल एग्रीकल्चर का महत्व देखिए, आप भले हॉर्टिकल्चर से पेपर देंगे लेकिन आपका क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट का आ सकता है। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1948 में, ठीक है। फिर फर्स्ट KVK कब बना था, ठीक है, कहाँ बना था? फर्स्ट KVK बना था पौंडीचेरी में 1974 में। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। अभी देखिए जो मैं आपको ट्रिकी वाला जो क्वेश्चन बता रहा था ना, स्टेटमेंट वाला, ये देखिए, द राइस वेराइटी पूसा 460 वाज डेवलप्ड बाय मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, ठीक है। और सेकेंड बोर स्टेटमेंट, द जीन फॉर बैक्टीरियल ब्लाइट रेसिस्टेंट हैव बीन इंट्रोग्रेस्ड इन पूसा बासमती 1, ठीक है। अब उसके बाद आपको जैसे पहले क्या होता था कि क्वेश्चन अभी हमने पूछा ही टॉप लेवल कब बना, हम टिक मार दिए। अब ऐसा नहीं है, आपको स्टेटमेंट दे दिए 1 और 2, दोनों को मिला करके आप बताओ कि कौन सा आंसर सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, या फिर दोनों सही हैं दोनों गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होना है, तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊँगा। फिर उसके बाद है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसका डेडलाइन क्या है कंप्लीसन करने का, ठीक है। हम जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट हुआ था 2005 में, ये तो जानते हैं, लेकिन उसका डेडलाइन कब है ये नहीं जानते। तो ये आगे क्लास में आपको मैं डील कराते जाऊँगा। इधर ट्रिप्लाइड वाटरमेलन पूसा बेदाना रिलीज इन कब पूसा बेदाना वैरायटी रिलीज किया गया था। कंट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेबल इन हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है उसमें वेजिटेबल कितना % शेयर है ये हमको देखना है। और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च से देखिए मैं आपको बताया था, एक क्वेश्चन आ गया ना। फिर उसके बाद विच सिटी इज रिगार्डेड फोलियज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी एक नया है कि 4 ऑप्शन है उसमें से 2 आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, कौन कौन से 2 सही हैं या 2 गलत है उसको देखना रहता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइंड बाय, बताइए राष्ट्रपति भवन का जो गार्डन है उसको किसने डिजाइन किया है। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते, इसको एक पार्ट है, लेकिन इसको आपको जनरल एग्रीकल्चर में ही पढ़ना पड़ेगा। गार्डन ऑफ स्पाइसेस केरला आपको पता ही है। अब उसके बाद क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको कोई से पेपर आप दे रहे हैं तो 2 बार उस क्वेश्चन को पढ़ना है, या वो सरल रहे या टफ रहे, ठीक है। तो आप 2 बार पढ़ेंगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है क्वेश्चन, 2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर आधा क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ होता है, ठीक है, उसको 2 बार पढ़ना पड़ता है। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत लिमिटेड टाइम होता है, हम जल्दी पढ़ नहीं पाते, वहाँ घबरा जाते हैं या डर जाते हैं। सरल पेपर मिला तो हम जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन टिक कर देते हैं, टफ मिला तो हम घबरा जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमको नहीं करना है, और उसको 2 राउंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले राउंड में आपको 100% जो श्योर क्वेश्चन है उसको आप बनाएंगे, ठीक है। उससे आपको पूरा क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे फर्स्ट टू लास्ट तक। फिर उसमें क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये टफ है या ईजी है। अगर ईजी है तो कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन सिलेक्ट बनाने पड़ेंगे, और अगर आपको टफ है तो आपको कम क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड राउंड में 75% जिसमें श्योर है, और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको सेकेंड बार में ध्यान देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लास्ट में एक क्विज़ आप लोग के लिए मैंने रखा था, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग अभी जो मैं इतना सारा जो क्लास अभी मैं पढ़ाया उसमें आपको कितना अटेंशन था ये मुझको पता चल जाएगा। तो फेलोशिप अमाउंट इन ICAR JRF PGS में कितना मिलता है, तो अभी तो मैं ही बता देता हूँ कि 12,640 रुपये, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन GDP 1920 में कितना था? 17.8%, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ था, उसमें हेल्डिंग वैरायटी किसका था? वो था वीट का, ठीक है। फिर उसके बाद करंट सेक्रेटरी टू डेयर
त्रिलोचन महापात्र जी जो कि हमारे ICAR की DG भी हैं। फिर उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने फार्म बिल में कब सिग्नेचर किया था, तो 27 दिसंबर 2020 को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेशनल वुमेंस डे इन एग्रीकल्चर, तो ये कब मनाए थे, 15 अक्टूबर को, ठीक है। राउंड रिवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, पोटैटो से। फर्स्ट प्रोड्यूस जिनको GI टैग मिला था, दार्जिलिंग टी। और नेशनल रिसर्च सेंटर कितने ICAR के, 15। और मदर ऑफ सिल्वर रिवोल्यूशन किसे जाना जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो ये हमारा ये क्लास था। हम हर क्लास में ऐसा क्विज रखेंगे जिससे आप लोग का क्विक रिवीजन भी होगा, ठीक है। अब ये लास्ट शुरू में एक मोटिवेशनल कोट था, एक लास्ट में है, ठीक है। हम देखते हैं कि मोटिवेशनल के लिए पिक्चर्स के माध्यम से कि आपका जो सक्सेस है, आप जो मेहनत करेंगे, ठीक है, आपका हार्ड वर्क रहेगा, डेडिकेशन रहेगा, डिसिप्लिन है, डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ प्रॉब्लम होगा, सेक्रीफाइस करेंगे आप, फेलियर है, परसिस्टेंस है, ये आपको कोई भी इंसान आपको इसको नहीं देखता है, ठीक है। आप कितना मेहनत करें ये नहीं देखेंगे, लेकिन आपका रिजल्ट आएगा उसको सब लोग देखेंगे कि हाँ इनका JRF में सिलेक्शन हुआ है, ये हमारे ही लेवल के IGKV से पढ़े हुए छात्र हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, ठीक है। आपके सक्सेस को लोग देखेंगे, लेकिन उसमें आपको हार्ड वर्क करते हुए साल भर आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपका डेडिकेशन गोल के प्रति क्या है, वो आपको परसिस्टेंस रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास डेमो का, जो कि एग्रीक्रैकर के माध्यम से मैंने आपको डिलीवर किया। तो आप लोग का जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं हम लोग को। और उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया हमारे एग्रीकल्चर कोचिंग JRF हॉर्टिकल्चर के लिए, तो आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। और कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें भी आप फ़ोन करके कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय। आई होप कि आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।